आज हम किशनगढ़ के अंदर राष्ट्रीय रावणा राजपूत प्रतिनिधि अधिवेशन को लेकर के आए हैं। अखिल राजस्थान रावणा राजपूत महासभा पिछले 5-6 सालों से जिला लेवल पे और जिला स्तर के और तहसील लेवल पे तहसील के कार्यक्रम में सक्रिय थी और प्रदेश स्तर पे भी हमने फिलहाल 2008 के बाद में बड़ी रैली तो 2008 में की थी, एक 98 में की थी, ऐसे 2008 के बाद में 2016 में एक रैली की थी विद्याधर नगर स्टेडियम में 2016 में, जिसमें हमने रावण राजपूत समाज के इतिहास संशोधन को लेकर के रैली की। उसके बाद में जिला लेवल पे हमने कई कार्यक्रम किए, भीलवाड़ा में, अभी जोधपुर में और बांसवाड़ा डूंगरपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट, सिरोही में और जालोर में बीच में। तो उन सब कार्यक्रमों के बाद में और समाज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कि जो समाज है वो हमारे वास्तविक और मूल मुद्दों से भटकते हुए हमारा समाज जो है अदर उसमें जा रहा है पॉलिटिकल वे में, और जो समाज की जो मुख्य मांगे और डिमांडें हैं वो विलुप्त होती जा रही है। और अज्ञानता और अशिक्षा के कारण हमारी जो डिमांडें हैं, हमारी जो मांगे हैं, उनका रूप बदल दिया लोगों। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि ओबीसी की सूची में क्रम संख्या 11 पे रावणा राजपूत, दरोगा, हजूरी, वजीर 4 वर्ग लिखे हुए हैं। हम लोगों ने 2000 से पीछे पड़े हुए हैं कि दरोगा, हजूरी, वजीर को ब्रैकेट में कर दो, रावणा राजपूत को अलग कर दो, ताकि सर्टिफिकेट बनाते वक्त रावणा राजपूत नाम से सर्टिफिकेट बन जाए। ये हमारी मांग रही है। हमारी मांग कभी भी ये नहीं रही है कि ओबीसी की लिस्ट में से दरोगा हटा दो, हजूरी हटा दो, वजीर हटा दो, इनको विलुप्त कर दो। ये मांग इसलिए नहीं रही है कि यदि ये नाम तीनों विलोपित कर दिए जाते हैं ओबीसी की सूची से, तो हमारे समाज की बहुत बड़े परसेंटेज कम्युनिटी का रिजर्वेशन, आरक्षण ओबीसी से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये तो समाप्त होगा जो होगा ही। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान होगा आपका राजस्व रिकॉर्ड में, जो आप संशोधन करा लेते हैं धारा 136 के तहत, वो संशोधन भी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आप ये तथ्य नहीं रख पाएंगे उस वक्त कि दरोगा और रावणा राजपूत एक ही हैं। अभी तो हम ये कह सकते हैं कि ओबीसी की क्रम संख्या में 11 पर जो दरोगा, रावणा राजपूत, दरोगा है, वो सब एक हैं। लेकिन जब ये 3 सब विलोपित हो जाएंगे तो लोग और सरकार ये मानेगी कि ये जातियाँ इनके सिमिलर नहीं थी, इसलिए इनको विलोपित करा दिया इन्होंने। तो एक तो उन जातियों का सबसे बड़ा नुकसान हो गया, रिजर्वेशन खत्म, समझ गया आप। तो इस मुद्दे को हमने वापस पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश की और ये प्रयास हमने काफ़ी समय से, लंबे समय से लग रहे थे कि हम कैसे समाज के आरक्षण को, अस्तित्व को बचाएं ओबीसी में। तो हमने फिर ये निर्णय लिया कि जब तक ये सामाजिक संगठन जो अशिक्षित और अनपढ़ लोग चला रहे हैं, इनको नॉलेज नहीं है, ये कभी किस विधायक से निकाल आते हैं, इसको विलोपित कर दो, इसको हटा दो, इसको मिटा दो, ये लोग भी समाज का सत्यानाश करके छोड़ेंगे। तो ऐसे अशिक्षित अनपढ़ लोगों से समाज को बचाने के लिए हमने इस मुद्दे को वापस उठाया है कि हमारा समाज भी बचे, आरक्षण भी बचे और इन लोगों से भी समाज बचे। तो पहला हमारा एजेंडा है कि ओबीसी की सूची क्रम संख्या 11 में दरोगा, जिनको ब्रैकेट में कराना है, नहीं कि उसको विलोपित कराना है। अभी जब हमने मंत्री जी को ज्ञापन दिया था तो मेरे साथ 3-4 लोग थे। मंत्री जी ने खुद ने कहा कि आपका समाज तो रजिस्ट्रेशन हटवाने आया था मेरे पास में 40 लेटर पैड आए हुए हैं मंत्रियों के और विधायकों के और अपोजिशन पार्टी के। तो मैंने कहा भाई साहब, लेटर पैडों को लगा दो आग, उस फाइल को जला दो, नहीं तो ये जो है रजिस्ट्रेशन खत्म कर देंगे। तब उन्होंने कहा कि यार मैं भी ये सोच रहा था कि आप इसीलिए आए होंगे। तो मैंने कहा हम इसलिए नहीं आए, मैंने कहा हम ये कहने के लिए आएंगे दरोगा जरूर को ब्रैकेट में करना है। फिर मैंने उनको 2000 में जो ओबीसी कमीशन से हमने उसको ब्रैकेट करवाया था, उसका मैंने एक ऑथेंटिक विज्ञप्ति का प्रूफ दिया है दैनिक भास्कर का, वो प्रूफ भी मैंने उनको व्हाट्सएप किया पर्सनली। अब वो समझ में आ गया उनकी कहानी कि ये इसको ऐसे करना चाहते हैं ताकि रावणा राजपूत नाम से सर्टिफिकेट बन सके। तो पहले डिमांड वो ब्रैकेट में होने से, ब्रैकेट में होने से वो तीनों एक साथ खत्म। फिर वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी संशोधन नहीं करा पाओगे आप दरोगा से रावणा राजपूत नहीं होगी, ये अगर आपने करा दिया तो। मैं आप सभी के माध्यम से इस मंच से ये संदेश देना चाहता हूँ ऐसे समाज के मंत्रियों को, विधायकों को, भावी मुख्यमंत्रियों को कि भाई साहब नॉलेज नहीं हो तो कृपया करके समाज के प्रबंध में ना पड़ें
और अपना अपना विधानसभा देखें और अपना अपना संगठन देखें और अपना अपना दुकान चलाएं, ठीक है। दूसरा मुद्दा है हमारा राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन की बात का। तो राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कैसे होता है मैं बता देता हूँ। आपका कोई भी पटवारी, कोई भी तहसीलदार आपका संशोधन करने से नहीं रोक सकता। शर्त यह है कि आपकी खातेदारी की, आपकी जमींदारी की ज़मीन को संशोधन करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी सरकार में, और वो एप्लीकेशन होती है राजस्व अधिनियम 1956 के तहत धारा 136 में एक आवेदन का प्रारूप होता है 4 लाइन का। उसमें लिखा जाता है कि मैं तहसीलदार के नाम से बनती है एप्लीकेशन, उसमें विषय होता है कि खाता दुरुस्ती हेतु, और फिर लिखा जाता है कि उस विषय में निवेदन है कि मेरे जमाबंदी खाता की खसरा की ये ज़मीन यहाँ पे है, इसमें मेरा जाति नाम दरोगा लिखा हुआ है, अतः कृपया करके इसका नाम संशोधित करके शुद्धि करके राणा राजपूत किया जाए, क्योंकि ओबीसी की सूची में दरोगा और राणा राजपूत एक सिमिलर जाति है। और एक गाँव के ये प्रशासन शहरों के संघ या गाँव के संघ जो अभियान चलता है उसके अंदर अगर आप ये एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो एक ही दिन में आपका खाता दुरुस्त हो जाएगा। और अगर आप उस अभियान के तहत अलग से जाते हैं तो आपको तहसीलदार के यहाँ एक दावा लगाना पड़ता है, जरिए वकील के या जरिए आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, और वो दावा लगते लगते वो काम होता है। लेकिन अब समस्या क्या आती है जो सुनिएगा, ये सब कानूनी प्रक्रिया है और लीगल है, कोई गलत नहीं है, सरकार का काम है। लेकिन समस्या क्या आती है, समस्या ये आती है कि कहीं विधानसभाओं में, तहसीलों में, पटवार हल्कों में पटवारी और तहसीलदार बिल्कुल निकम्मे और निकृष्ट होते हैं, और वो मना कर देते हैं इस आवेदन को लेके। जब जाते हो तो कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है तुम्हारी जाति का शुद्धिकरण करने का, और आपकी वो एप्लीकेशन भी नहीं लेते हैं। अगर वो एप्लीकेशन ले ले तो उसको करना पड़ेगा, लेकिन उनकी बदनीयती, उनकी खोटता की वजह से जो है वो उस नियम कानून को आप नहीं जानते हैं, इसलिए वो आपको भगा देते हैं वहाँ से। और ऐसे मेरे पास सैकड़ों उदाहरण राजस्थान में अभी हैं। मेरा खुद का पुलिया कला का खेत था, मैंने एप्लीकेशन लिख के वकील को दे दी थी, और कहा कि प्रशासन शहरों संघ जब चले गाँव के संघ, वो बेचारा गया लेके, तो उसके एप्लीकेशन ये ही नहीं, उसने पटवारी ने मना कर दिया तहसीलदार ने, और तहसीलदार को ट्रांसफ़र। उस दिन मंत्री जी ने मेरे से नंबर भी मांगे थे, लेकिन मैं नंबर देता कहाँ से, उसका ट्रांसफ़र हो गया था। फिर भी उन्होंने शाबरा तहसीलदार को फ़ोन किया था, उसने कहा साहब मेरे यहाँ तो कोई पेंडिंग नहीं है, और मेरे पास ऐसे कोई आएगा तो मैं ले लूँगा। तो हर तहसील विधानसभा में मंत्री फ़ोन नहीं करेगा, या मैं समाज का व्यक्ति हूँ तो मैं ज्ञापन लेके नहीं जाऊँगा कि साहब फलाना तहसील में ये हो रहा और वो हो रहा। मैं ये चाहता हूँ कि राज्य सरकार जो है एक वापस से रिव्यू ऑर्डर निकाल दे कि भैया धारा 136 में वो कलेक्टर को निकाले ऑर्डर, या तहसीलदार के स्तर पर ऑर्डर निकाले। राज्य सरकार के धारा 136 में यदि कोई खाता दुरुस्ती के लिए आवेदन आता है किसी जाति समाज के नाम के शुद्धिकरण का, तो उसका निस्तारण 7 से 15 दिन के अंदर करके उसको निस्तारित करें। ये हमारी दूसरी मांग है। तो साथियों, इन दोनों मांगों पे मुझे जहाँ तक लगता है राज्य सरकार बिल्कुल पॉजिटिवली है, मंत्री बहुत पॉजिटिवली बोले हैं, और मंत्री 100% इस अधिवेशन से पहले या अधिवेशन के दिन या अधिवेशन के बाद में ये आपका दोनों डिमांडें पूरी हो जाएगी। 2 प्रमुख मांगे हैं जो समाज है, हाँ फायदा है, इसमें नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं आपका, कोई नुकसान नहीं सर। अगर आप दरोगा रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो, और आप सुधारना चाहते हो तो आपके हाथ में है कि आप राजस्व करा दो। लेकिन वो आप मिटाओगे तो फिर आपका मिटाया तो आपको सब यार ये राजस्व वाला भी भूल जाएगा, लगता है वैसे रहेगा, पुस्तक में रहेगा वो। अब आप सुनिए, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी 2 मांगे और हैं, वो 2 मांगे हैं हमारी केंद्र सरकार से संबंधित। जैसे जाति आधारित जनगणना का आपने मुद्दा सुना होगा। 2008 में जाति आधारित जनगणना और ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जे का मुद्दा मैंने उठाया था जयपुर में। 2008 में कोई कल्पना नहीं कर सकता था राजस्थान में कि जाति आधारित जनगणना की भी कोई बात करनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कोई नहीं करता था। ये फर्स्ट टाइम 2008 में ये मुद्दा मैंने उठाया था, पत्रिका भास्कर के फ्रंट पेजों में ये मुद्दा उठा था। उसके बाद में पार्लियामेंट में इसमें बहस हुई थी जब यूपीए गवर्नमेंट की, समझ गए, जो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त भी पार्लियामेंट में इस पर बहस हुई थी। और वो जो मुद्दे में जो विज्ञापन में जो मैंने लाइनें लिखी थी उन्हीं पर चर्चा हुई थी। अब ये जाके इस गवर्नमेंट में जो अभी सरकार है नरेंद्र मोदी की, इसके अंदर ये पार्लियामेंट में बिल पास हो गए, पार्लियामेंट में भी पास हो गया और राज्यसभा में पास हो गया जाति आधारित जनगणना करने का।
और ओबीसी को संवैधानिक दर्जा भी दे दिया। आपको दोनों बता देता हूँ, वो मांग तो पूरी हो गई, लेकिन हुआ क्या कि देश के जो हालात है ना, इस देश को कुछ फाइनेंशियल इकोनॉमिकल बढ़िया लोग चला रहे हैं, तो उन्होंने उस जातीय जनगणना को रोकने के लिए सरकार पर दबाव बना दिया केंद्र पे। तो केंद्र सरकार ने क्या करा कि वो बिल तो पास करा लिए, लेकिन ऑर्डर पास नहीं किया जनगणना विभाग को कि आप जातीय आधारित जनगणना करें, क्योंकि जातीय जनगणना जब होगी तो सबसे बड़ा खतरा होगा राजनीतिक पार्टियों कि लोगों को अपनी ताकत और संख्या का पता चल गया तो वो राजनीति में काबिज हो जाएंगे, यूनाइट होकर के। बिल्कुल सही बात है ये। तो इस खतरे से डर करके जो उद्योगपति है, जो देश को चला रहे हैं, उन उद्योगपतियों ने मोदी सरकार को दबोच लिया। और आपको ध्यान हो तो ये बिल राज्यसभा में दूसरी बार में पास हुआ था, पहली बार में रोक दिया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने डंडा करके बिल पास करवा दिया दूसरी बार राज्यसभा में। पहली बार तो फेल हुआ था, लेकिन दूसरी बार में करा लिया। लेकिन इस बिल के पास और फेल के बीच में जो उथल पुथल हुई थी फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, वो आप लोगों ने स्टडी नहीं करी, आपको करनी चाहिए। काउंटिंग काउंटिंग गहराई से नहीं नहीं हुआ अभी गई। तक। हाँ, वो उथल पुथल वहाँ दिल्ली में हुई थी। अब वो अंडर प्रेशर में वो जो है जनगणना तो होगी नहीं चाहते अदर, ऐसा निर्णय अभी तक दिया नहीं, अभी करने का निर्णय नहीं दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जातीय जनगणना, पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी खत्म हो गया निकाय और निगम का, तो इस वजह से पूरा का पूरा टीएसपी क्षेत्र पे जो कब्जा है वो आदिवासियों का हो गया। और जब किसी एक कम्युनिटी विशेष का किसी क्षेत्र पे कब्जा होता है तो वहाँ सत्ता और शासन सब ध्वस्त हो जाते हैं। और जब दिमाग घूमता है उन लोगों का जिनके हाथ में सत्ता है और जिनके हाथ में वहाँ की सीटें हैं एमएलए की, तो वो लोग क्या करते हैं, बाकियों को लोग को कचरा समझते हैं और उनको मार मार के उनकी कभी प्रॉपर्टी में हमला करेंगे, कभी एग्रीकल्चरल लैंड पे हमला करेंगे, कभी उनके जीवन प्रक्रिया पे हमला करेंगे। तो इस तरीके की हरकतें और नक्सलाइट एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट होती है इन क्षेत्रों में। तो हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे पर बहुत बड़ी लड़ाई है, ये लंबी लड़ाई है, और इसके ऊपर मैं तैयारी कर रहा हूँ बहुत बड़ी रिजर्वेशन पॉलिसी की। तो अभी मैंने उसमें एक ज्ञापन तैयार नहीं किया, एक लाइन में सिर्फ लिखा है सरकार कि आप यहाँ ओबीसी का रिजर्वेशन लागू करें, राजनीति में भी और भर्तियों में भी। अब भर्तियों में क्या सिस्टम है टीएसपी क्षेत्र में कि सेकंड ग्रेड तक की भर्तियों में तो टीएसपी में जनरल वालों को भी अलग से रिजर्वेशन देना टीएसपी क्षेत्र का, लेकिन जैसे ही फर्स्ट ग्रेड भर्ती और आरएस में आते हो आप या यूपीएससी में जाते हो तो वहाँ रिजर्वेशन खत्म है इनका, वहाँ फिर ये उसी में आ जाते हैं। कहाँ? पहली वाली श्रेणी में। तो वहाँ जिनके लिए आप फायदे के लिए रिजर्वेशन दे रहे हो उनको यूपीएससी में तो फायदा नहीं मिल रहा आपका, तो फिर किस बात का टीएसपी क्षेत्र? और टीएसपी क्षेत्र में यदि आपने ये काउंट कर लिया कि आबादी 45% की है एसटी, तो फिर आपने उसको 100% रिजर्वेशन कैसे दे दिया राजनीति के अंदर? तो आप राजनीति में उनको आधा क्यों नहीं कर रहे हो? तो इस तरीके से जो विसंगति आई हुई है रिजर्वेशन के अंदर, इस पर मैं बहुत बड़ा ड्राफ्ट तैयार करूँगा। इसके अंदर फिर मैं सबको लपेटूंगा, एससी एसटी ओबीसी, प्रमोशन डिमोशन सब लपेट के पूरा एक ड्राफ्ट तैयार करूँगा, कम से कम 5-6 पेज का। मेरे पास सारे आंकड़ा है, डाटा है राजस्थान में एसटी एससी के कहाँ कितनी पॉपुलेशन है, मैं उसके आधार पर फिर उसकी ज्ञापन की तैयारी करूँगा। तो वो एक लंबी लड़ाई है। तो ये 2 मुद्दों से को तो सिर्फ अभी हम हवा देंगे हमारे समाज के माध्यम से, महासभा के माध्यम से, और 2 मुद्दे हम हमारे पूरे करा लेंगे। और हमारा विचार है कि ऐसा ऐतिहासिक रावण राजपूत समाज का महाकुंभ हो बाद में, क्योंकि ये जो अधिवेशन है वो नेशनल लेवल का अधिवेशन है। हम महासभा को राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी कर रहे हैं और कर देंगे 16 अप्रैल के दिन। 5-6 राज्यों से 7 राज्यों से हमारे पास प्रतिनिधि आएंगे सम्मेलन में। लिमिटेड प्रतिनिधि बुलाए हमने हर स्टेट से 5, क्योंकि मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, समाज और संगठन भीड़ से नहीं चलते हैं, समाज और संगठन क्वालिटी से चलते हैं, क्वांटिटी से नहीं चलते हैं। जो लोग ये गलतफहमी पाले हुए हैं कि क्वांटिटी से वो समाज चलाते हैं, वो बहुत बड़ी गलतफहमी पाले, और वो क्वांटिटी कब साफ होती पता ही नहीं चलता है। लेकिन क्वालिटी के लोग जो होता है हमेशा रहते हैं और हमेशा साथ चलते हैं। आज महासभा में 80% लोग ऐसे हैं जो आज महासभा में, 20% लोग ऐसे हैं जो कभी जाते हैं छोड़ के, कभी वापस आ जाते हैं, कभी क्या करते हैं। और आने जाने के परंपरा में मैं बता देता हूँ कि समाज में 4 तरीके के लोग होते हैं जो समाज को तोड़ते हैं।
पहला वो लोग वे व्यक्ति जो कार्यक्रम करने के बाद में, छोटा मोटा आयोजन करने के बाद में ये समझता है कि भाई मैं ही भगवान हूँ समाज का। वो व्यक्ति क्या समझता है, अपने आप भगवान समझता है, वहीं से शुरुआत होती है कि वो समाज को तोड़ना स्टार्ट करता है। जब उसके मन की बात नहीं होती है तो वो क्या करता है, एक अलग संस्था बढ़ाता है। फिर दूसरा आदमी पकड़ता है जिसको गलतफहमी से तोड़ता है कि भाई ये चोर है, सामने वाला चोर है, चोर करके वो गलतफहमी से तो आदमी तोड़ेगा। तीसरा वे व्यक्ति तोड़ता है जो उसका रिश्तेदार होता है कि तू मेरा ब्याह सिखाया, तू मेरा ब्याह सिखाया, तू मेरे साथ रहे, तो ब्याह से तोड़ता है। चौथा आदमी वो होते हैं समाज में जो उधर भी जाते हैं इधर भी जाते हैं, वो सबसे खतरनाक होते हैं। वो दोनों तरफ से सिंचाई करते हैं खाद की, इधर भी देते हैं उधर भी। फिर वो वही लोग क्या बोलते हैं कि ये कब एक होंगे, ये कब एक होंगे, वो कब एक होंगे, उंगली कर करके जो बोलते हैं ना लोग कि ये कब एक होगा समाज, ये कब एक होगा, वो लोग हैं जो दोनों तरफ जा रहे हैं। वो खुद ये नहीं सोच तय कर पा रहे कि वो कब एक होंगे, वो कब किसी एक के साथ लगेंगे, वो कब उसी एक धारा में बहेंगे जिस धारा में सही चल रही है। तो साथियों, ये समझ का फेर है कि सामाजिक संगठनों को समझना चाहिए। आज मैं राजस्थान में ये कहूँ कि मैं रावणा राजपूत समाज का अध्यक्ष हूँ तो मैं गलत कह रहा हूँ, क्योंकि मैं राजस्थान में रावणा राजपूत समाज का अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं मात्र अखिल राजस्थान रावणा राजपूत महासभा का अध्यक्ष हूँ। आज ये बैठे हैं राज सिंह जी के बानिया, तो ये महासभा के राजमेर के जिलाध्यक्ष हैं, ये रावणा राजपूत समाज के जिलाध्यक्ष नहीं है। गलतफहमी क्या होती है आदमी को कि बनता तो वो संस्था का अध्यक्ष है और कहता है मैं रावणा राजपूत समाज का अध्यक्ष हूँ, बस वहीं से उसका समझ में आ जाता है कि ये भगवान बनने की कैटेगरी में आ गया है। अब कब उसके पितर बना के आप माड़ा चढ़ाओगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि वो भगवान जब बनता आदमी, सही है बात, तो उसके आगे तो समाज कुछ नहीं होता है। फिर समाज की मीटिंग में क्या करता है, वो आदमी गालियाँ देता है सामने वाले को, मैं उसका ये तोड़ दूँ, मैं उसका पिछवाड़ा का लाल कर दूँ, मैं उसका वो कर दूँ। ये जो ये बोलता ना आदमी 4 आदमी 50 आदमी भीड़ में, ये वही बोलता है जब उसको एहसास होता है कि मैं भगवान हूँ। वही आदमी अपनी गलतफहमी को निकालता है बाहर। आज सोशल मीडिया पे देखिए कई लोग गालियाँ दे के और वो करते। एक तो आदमी को आक्रोश से गाली आती है, एक आदमी को इसलिए गाली आती है कि 50-100 आदमी बैठे साले यहाँ बोल ही देते हैं अपन कि अपन क्या चीज़ है। पुष्कर में जोधा ने बोला था तो सर सुनिए, आपने सुना जी की इतनी सी उंगली देखी है, हाँ, पूरा हाथ नहीं देखा था। मैंने उनको जो कराया था कि आप तो समाज को धमकी दे रहे हो क्या, मालूम है पुष्कर में ऊपर। देखिए साहब, मैं आपको एक चीज़ लिख के देता हूँ, ना मैं कमज़ोर हूँ, ना आप कमज़ोर है, ना ये कमज़ोर है, ना ये कमज़ोर है। किसी को गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए किसी के बारे में कि मैं ही भगवान हूँ और ये नासुर असुर है, मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। नहीं कर सकते आप किसी को, किसी का अस्तित्व कोई नहीं खत्म कर सकता, ना किसी का वजूद मिटा सकता है। एक क्रिमिनल आदमी होता है जो 2 मिनट में गोली मार के निकल जाएगा, ये मैं तो लाल, लेकिन वो ऊपर वाला होगा तो उसको गोली से बचा लेगा। चाहे 4 गोली लगाए तो बच जाएगा, 1 गोली लगाए तो बच जाए। मैं किसी नाम मत तो किसी का फालतू अपने कोई नहीं, सब समझते हैं। तो क्या है कि दादागिरी से समाज नहीं चलते हैं, समाज सामाजिक व्यक्तियों से चलता है, जब भी तो समाज कहलाता है। अब जिसमें सामाजिक व्यक्तित्व नहीं है, जो सामाजिक आदमी नहीं है, जो सामाजिक प्राणी नहीं है, वो समाज कहाँ चलाएगा, ये आपको सोचना है। आप जिसको देखते हैं उसका सामाजिक बैकग्राउंड तो देख लो पहले कि आदमी सोशल रहा है क्या अपनी लाइफ में कभी। जो आदमी सोशल नहीं रहा, जिसको बोलने की तमीज़ नहीं है, जो कुछ ही बोल रहा है, उसको आप समाज का लीडर बना के खड़ा कर दोगे तो प्रेस मीडिया और पॉलिटिकल पार्टियां आप एनालिसिस कर लेगी कि इनका तो नेता ऐसा है, तो समाज में ऐसा ही है। आज आपके घर के मुखिया से दादाजी, तो आपके परिवार की पहचान होती है कि आपके दादा पिताजी कैसे हैं। आपके पिताजी और दादाजी का अगर खराब है बैकग्राउंड, तो आपका परिवार का पूरा बैकग्राउंड, पूरा गली मोहल्ला बता देगा कि साहब ये तो बेकार आदमी है। तो जिस समाज का मुखिया गलत होगा तो आपके समाज की पूरी इमेज वैसी बना देगा वो कि समाज ऐसा ही है। क्योंकि अखबारों ने तक ने लिख दिया हमारे बारे में क्या है क्या नहीं। तो साथियों, हमें तय करना है कि हमें किस धारा में और किस मुद्दे पे और कहाँ चलना है। तो ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया है ना, वो इसलिए रखा गया है कि हम ये चाहते हैं कि एक वैचारिक क्रांति आए वापस समाज में कि हमारे असली मुद्दे क्या है और हमारी असली लड़ाई क्या है, और हमें उस लड़ाई को लड़ना है। और उस लड़ाई के लड़के हम यूनाइट होना। जब हम ये यूनाइट हो जाएंगे इस अधिवेशन में, आप आओगे और देखोगे तो आप इस प्रोग्राम को आपको ऐसा लगेगा कि हम इस प्रोग्राम में पुराने लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, समाज के जो संगठन में कभी 20 साल पुराने 18 साल पुराने काम किए होंगे, आज हम उनको निकाल रहे हैं। दूसरा, हमने खुला हमारे लोगों का कि कोई फ्रीडम फाइटर हो, समाज में कोई भामाशाह रहा हो, किसी ज़माने में बहुत बड़ा
व्यक्तित्व रहा हो तो हम उसको आइकॉन समाज में स्थापित करेंगे, हम उसको आइकॉन बनाएंगे समाज का कि ये आइकॉन था जो उसने समाज में बहुत कुछ किया। तो ये सारी चीज़ें भी आपको इस अधिवेशन में देखने को मिलेगी कि कितने आइकॉन समाज में हैं, वो भी आपको पता चलेगा। कितने आपके आसपास के क्षेत्र के महापुरुष हैं जिनको हम खोज करके लाएँ, वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उनका हिस्ट्री प्रस्तुत करेंगे। तो ये जो अधिवेशन है राष्ट्रीय स्तर का, ये बहुत बड़ा अच्छा अधिवेशन होगा, देखने लायक होगा। बिल्ड आउट रेम इसके लिए हमने बुक करा हुआ है, पूरा एयर कंडीशन हॉल है। आपके कार्यक्रम के बाद में डिनर का प्रोग्राम रखा। ऐसा नहीं है जो आप देखते आए हो हमेशा, वैसा नहीं है ये प्रोग्राम बिल्कुल अलग हटके। और आप जब आओगे तो हमें आप पहले से लिस्ट दोगे कि आपके व्यक्ति, उनका मोबाइल नंबर, कितने लोग आ रहे हैं किस्म से। आप बगैर लिस्ट के मत आना, बगैर लिस्ट ये संख्या के मत आना, क्योंकि आप संख्या नहीं बताओगे तो हम आपके अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आप कृपया करके आप 15 आवें या 150 आवें, आपकी संख्या हमें बताना। 2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं, 5 ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन कृपया करके ज़्यादा भी मत बता देना कि आप आओ नहीं, और इतने कम भी मत बताना कि आप डबल आ जाओ। 5-10 का आगे पीछे, तो वो व्यवस्था क्या आपकी बिगड़ेगी, हमारी नहीं बिगड़ेगी, वो समाज की व्यवस्था बिगाड़ देगा। तो हमने जो खाने वाने का सारा लिमिटेड प्रोग्राम है हमारा, इसमें लगभग आइडिया है 5 लाख का बजट है। 2.5 लाख रुपए की घोषणाएं अभी तक हुई है मात्र, और 2.5 लाख की घोषणाएं भी किसी जिले तहसील से नहीं हुई है। तो हम आपका ही पैसा आप पे खर्च करने वाले हैं, ना वीरेंद्र रावण अपनी जेब से पैसा खर्च करने वाला है, ना जसवंत सिंह जी आपके वहाँ पैसा खर्च करने वाले हैं। हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो तो समाज में डोनेशन है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने पैसा हमारे जेब से लगा दिया, जो डोनेशन दिया वो सबने दिया है, जसवंत सिंह जी ने भी दिया, सबने दिया, समाज के पदाधिकारियों ने इसमें डोनेशन दिया महासभा का। और जो आ रहे हैं ना, वो सब ऐसे लोग आ रहे हैं जो खुद का किराया लेके आ रहे हैं कि साहब ये तो मेरा गाड़ी का किराया पकड़ो और ये वहाँ मेरा खाने का खर्चा पकड़ो। तो 1000 रुपये किराया दिया तो 1000 रुपये खाने के भी दिए। ऐसे लोग आ रहे हैं वहाँ पर, इसलिए आ रहे हैं कि उनको पता है समाज में काम कैसे होता है। अब ये वो लोग नहीं हैं जो गांव से चंदा करके और सारे फ्री में आ रहे हैं बस में, समझ गया आप। होता क्या है, कोई आह्वान हो गया किसी महाकुंभ का या सम्मेलन का, पूरे गांव से चंदा इकट्ठा किया, 15 लोगों ने मिलके, और 15 ही फ्री आ रहे हैं। वो बेचारे चंदा देने वाले तो घर पे फसल काट रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं या दुकान खोल के बैठे हैं, और जो आ रहे हैं वो सारे के सारे फ्री हैं। वो फ्री के नेता जो है ना समाज में, वो बहुत ज़्यादा हो गए। तो ये चीज़ हमने रखी है महासभा में कि भैया जो आए वही पैसा देगा, जो नहीं आ रहा उसको नमस्कार करना और उसको कहना मैं वहाँ से आऊँगा चन्ना में दियाऊँगा, तेरे भी दाल दूँगा फ्री में। सही तरीके। जो नहीं आ रहा ना उससे क्या पैसा लें समाज में, वो उस बेचारे का क्या दोष है जो उससे पैसा ले, क्या गुनाह किया उसने जो उसका पैसा लेकर के वो तुम आओगे फ्री में। मैंने तुम आ रहे हो ना, तुमने पद लिया है समाज में, संगठन में, तो भाई पद लिया है तो कोई हैसियत होगी जब भी तो पद लिया है, या समय देने की बात है जब भी तो पद लिया है। या पद भगवान बनने के लिए थोड़ी दिया हमने पद आपको, क्या आप अध्यक्ष हैं तो आप पूजा हो जाकर के माड़ा पहनो। मैं ही नहीं पहनता माड़ा, अभी मैंने नहीं पहनी आपकी, इसलिए मना कर दिया। संस्था को या समाज क्या होता, माला पहनने के लिए अध्यक्ष नहीं बने हम काम करने के लिए अध्यक्ष बने भाई। और आप अगर जुड़ते हैं संगठन में तो आप ये सोच के जुड़ो कि हम काम करने के लिए जुड़े हैं। अगर आप ये सोच रहे हो मैं महामंत्री इसलिए बनाऊंगा मुझे अध्यक्ष बनना है, अध्यक्ष ये कहे कि मैं इसलिए बनाऊंगा मुझे माड़ा पहना है 5 आदमी, तो फिर वो संगठन नहीं हुआ, वो फिर वही हुआ एक आप एक पंथ और मठ की स्थापना कर रहे हो जो बाद में टूटने वाला है। इसलिए साथियों में बहुत बड़ी गलतफहमी समाज में हो गई, इसलिए जगह बड़े लेवल पे संस्थाएं बन गई। और हो क्या रहा है, वो भीड़ इकट्ठी क्यों होती है। अब भीड़ भी इसीलिए इकट्ठी होती है कि बुलाने वाले का पता नहीं कि वो कौन बुला रहा है, किस लिए बुला रहा है उसका पता नहीं है, और आने वालों को पता है कि मैं अगर नहीं जाऊंगा तो मेरा साल भर का खर्चा कैसे निकलेगा। तो वो क्या करता है, मजबूरी में बेचारा गाँव में रसीदें काटता है। अब क्या हुआ क्या कि करकोट संस्था रही महासभा के नाम से रसीदें कट रही सिरोही जिले में, रावण राजपूत महासभा वो तो सारी रसीदें 2-3 जिलों से पकड़ में आ गई। कह रहे महासभा की रसीदें क्यों काट रहे हो मेरे भाई, कार्यक्रम तो किसी और का है, कर किसी और के लिए हो, तो हमारी रसीदें क्यों काट रहे हो। तब हमने आपत्ति करी और मुकदमा दर्ज कराया जयपुर में। अब नॉन मेलेबल मुकदमा है, नॉन मेलेबल जमात भी नहीं होनी, अगर पुलिस एक्शन में आई तो जमात भी नहीं होगी, और वो मौके पे देखना आप रिएक्शन होगा उसका तगड़ा। संस्था की रसीद आप नहीं काट सकते किसी की भी बिना पूछे उसके,
बहुत बड़ा रिएक्शन होगा इसका, बहुत बड़ा ये तो जयपुर 420 मामला है। जयपुर में 5 अब हो क्या रहा है, मेरे ये 5 मिलने आदमी मेरे- गांव के क्या होते हैं, 5 आदमी गांव के तय करते हैं कि अपन को फ्री में चलना भाई, अपना साल भर का भी इंतजाम करना है, कमरा तो बड़ा ही रखा समाज ने अपने बैठने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, पूरे गांव में रसीद काटते हैं, रुपए करेंगे 50,000 इकट्ठा, 10,000 में करेंगे गाड़ी और पहुंच जाएंगे गंतव्य स्थल पे, और 40,000 रुपये रखेंगे बचा करके, जो वो फिर उनके बेचारे धीरे 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 चलता है। तो फिर वो इंतजार करते हैं कौन सम्मेलन घोषित करेगा, फिर सम्मेलन घोषित, अरे भाई फिर समाज एक हो रहा है, चलो चलो, वो फिर रिश्ते काटेंगे, वो अपना जुगाड़ करते रहेंगे। तो साथ में ये अधिवेशन जो है ना, वो उस रसीदों वाला नहीं है, ध्यान रखना। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ हनुमान सिंह जी कि आप 15 आदमी हो, 15 ही मजबूत आना, 50 हो तो 50 ही मजबूत आना। हम जोधपुर गए हाँ। थे, 51 रुपये मेरी जेब को लग गया, मैंने सब 500 रुपये दिए मेरे को जब हाँ। और हम नहीं, पैसा सबको लेके देना। अपना साथ डूबे गया, बस मैं जिसने 500 रुपये हमें दिए, ये बहुत अच्छी बात है, उसको समाज उधर था इसलिए मैं क्या। हमारे 5,000 लेकिन कई जगहों से देखो आप, गल्ला लेकर के निकले, रास्ते में गल्ला रख दिया, यहाँ भी बढ़ जाओ तो ठीक है। और लोग कहते फ्री में लेते तो साथियों, समाज में संगठन और समाज जब खड़ा होगा, जब आप खुद त्याग करोगे। जो आदमी अपना किराया नहीं दे सकता, जो अपने खाने का पैसा नहीं दे सकता, तो भाई साहब वो समाज कहाँ खड़ा करेगा, वो तो खुद खड़ा हो रहा बैसाखियों पे। तो इसलिए मेरा एक निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि पहली बार महासभा आपसे निवेदन कर रही है कि आप आओ, अपने खर्चे से आओ, और वहाँ आओ तो कुछ आप खर्चा दोगे, वो आपका ही खर्चा है। वहाँ जो ऑडिटोरियम बुक हुआ है या जो खाने का खर्चा है वो भी आपका ही है। तो जो भी आपसे सहयोग बन पड़े, आप रसीद वहाँ एक साथ कटा देना, तो आपको भी ये गुड फील होगा कि हमने ही खाया, हमने ही खर्च किया, हमारा खुद का कार्यक्रम है। जब आपको लगेगा कि ये कार्यक्रम हमारा है, आपको हमारे का एहसास नहीं हो रहा अभी तक, इस समाज को हमारे का एहसास नहीं हो रहा है कि ये हमारा है। समस्या है ना, शॉर्ट एंड स्वीट वो ये सोचते हैं स्वर्ग में जाने के समाज लिए चला कौन रहा, चंदा किसका चला कौन रहा, स्वर्ग में जाने के लिए खुद को मरना पड़ता है। मरना पड़ता है। तो जब अपना पैसा लगेगा तो अपनापन झलकेगा वहाँ कि भाई हमने अपना काम किया, हमारा कार्यक्रम। कमेटी तो हमारा एक निवेदन है कि आपसे जो भी बन पड़े 11-21 हज़ार रुपये वो सहयोग कराना, तो हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। हमारे लिए नहीं होगी, वो समाज के लिए मदद होगी। आपके भाई लोग वहाँ रह रहे हैं, खा रहे हैं, आ रहे हैं, सारे बाहर से भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, गुजर वो भी सब पैसे दे रहे हैं। हमने उनको भी कह दिया बारिश से कौन होगी कि भैया तुम्हें ठहरने की व्यवस्था अलग करूँगा, एक दिन पहले बुलाऊंगा, खाने पीने का खर्चा तुम्हारा ही है, मेरा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो ये जब भी संगठन खड़ा हुआ है, नहीं तो नहीं होगा। ये जो चल रहा है ना, डर रहा है, ये बंद करना पड़ेगा हमको। ये भीड़ भड़के से कुछ नहीं होता। भीड़ इकट्ठी करिए, क्या करा लिया आपने, एक काम करा दिया समाज का, तो बता दो मुझे वहाँ पे 23 तारीख के बाद में कोई है। अच्छा दूसरी बात बताओ, ये गली मोहल्ले का नाम ये रख दो या मूर्ति लगा दो, इससे क्या समाज का उत्थान होता है? मुझे बताओ, समाज का उत्थान होता है? ये समाज के उत्थान के कार्यक्रम है क्या? ये तो राजनीति कार्यक्रम है। राजनीति में बेवकूफ़ बनाने का कार्यक्रम है किसी जाति समाज को। अगर तुम्हारे भाई किसी के नाम से ही घड़ी रख दी हमने, किसी की मूर्ति लगा दी, और तुम्हारी मूर्ति लगा दी, तुम हमें वोट दो, ये तो पॉलिटिकल प्रक्रिया है सारी। इससे कोई समाज का बिगड़ने वाला नहीं है। किसी की मूर्ति लगाने से, किसी का रोड का नाम या किसी पार्क का गेट का नाम या किसी पार्क में कोई नामकरण करने से कि समाज का जाति का नाम बदलने वाला नहीं है, ना इसमें जाति का नाम सुधरने वाला है, ना इसकी ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ने वाला है आपका, ना आपका कोई अलग से कोई एडवांटेज इसका मिलने वाला है। ये सब फालतू बातें, बेवकूफ़ बनाने बातें हैं। जो नेता ये कहते हैं हमारा समाज का वो बना दो, ये बना दो, ट्रस्ट बना दो, वो क्या बोलते हैं आयोग बना दो। क्या आयोग बना दे भाई? आयोग बना दिया सरकार ने और किसी गधे को बिठा दिया तो वह वो डेंचू करेगा हमारे ऊपर, लाते और मारेगा, लाते और मारेगा। फिर बाद में जब मैं हूँ आयोग का सरकारी मारेगा जो तो वो मारेगा, सरकारी गधा जिससे पहले बिठाओ, विराजमान करो सरकार से, उससे पहले उस गधे को बैठने का बाड़ा ही नहीं खोलने दो। तो मैं तो भाई साहब ऐसी डिमांड रखी नहीं, ना तो मैंने राजनीतिक प्रतिनिधित्व मांगा इस अधिवेशन में, ना मैंने कोई आयोग मांगा सरकार से, ना कुछ मांग रहा हूँ, ना मांगने वाला हूँ। हाँ, जो अधिवेशन इसके बाद महाकुंभ करेगी महासभा 1.5 लाख लोगों का, उसके अंदर हम टिकट मांगेंगे, उनसे ही कार्यक्रम करवाएंगे जो टिकट मांग रहे हैं। जिसको विधानसभा में एमएलए खड़ा होना, वही कार्यक्रम का खर्चा उठाएंगे, उनके लिए मंच महासभा प्रदान करेगी। आज वो आपके पिछवाड़े में कितना दम है कि आप 2 लाख 3 लाख 5 लाख खर्च कर सकते हो। जब आप 5 लाख 10 लाख खर्च करने की औकात नहीं रखते हो, तो आप एमएलए बनने की औकात क्यों रखते हो? तो इसलिए ये जो आगे जो घोषणा होगी ना, वो आगे महाकुंभ की घोषणा हम वहीं करेंगे अधिवेशन, और वो अधिवेशन होगा खुला मंच, उसमें सारे संस्था संगठन सब इन्वाइटेड होंगे और सारे एमएलए इन्वाइटेड होंगे जो लड़ना चाहते हैं इलेक्शन। उन्हीं के लिए महासभा ये प्रोग्राम करेगी 1.5 लाख लोगों का, उसकी घोषणा वहाँ करेंगे।
तो आज की जो मेरी विनती है आपसे यही है कि राष्ट्रीय अधिवेशन में आप आओ। किशनगढ़ बिल्कुल जयपुर के नज़दीक में है। पहले 48वां जिला था, अब बीच में दूदू जिला आ गया। ये दूरियाँ बढ़े, इससे पहले आप जो है अपना मानस तय करके, और मुझे लिस्ट है ना 4-5 दिन में आप लिस्ट बना के भिजवा देना।